वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर करने लगे हैं दैट इज चैप्टर स्टाफिंग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। अभी ये चैप्टर बच्चे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ हमारे चैनल कॉमर्स विद डॉक्टर इमप्रीत पे। अभी इसकी सेकेंड वीडियो है। आप इसको जब भी करने लगे हैं इससे मेक श्योर पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखो, सो दैट आपको और बेटर क्लैरिटी के साथ आप सेकेंड वीडियो को अंडरस्टैंड कर पाओ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। केस स्टडीज आ जाती हैं इसके चैप्टर के अंदर से और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के भी बन के आ सकते हैं। सो इस चैप्टर को हम किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करने का सोच सकते। एंड वेरी इजी चैप्टर, अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर हो भी जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे, हमने जो लास्ट छोड़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, इससे पहले टॉपिक्स जौन से हमने लेफ्ट किए थे वहां था हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, वहां तक हम कर चुके थे। आगे नेक्स्ट टॉपिक आया जिसमें से मैंने बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, उसको अच्छे से कीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन प्रोसेस। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं जब हमारे पास बहुत इकट्ठा पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे हो गए। अब हम सबको तो रख नहीं लेंगे, हमारे पास पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल हैं, 5 वैकेंसीज हैं। अब उन 5 वैकेंसीज को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप चूज करो, कौन सा वर्ड है, चूज करो। क्या चूज करना है कि कौन सा कैंडिडेट है आपकी जॉब के लिए क्या बैठता है, फिट बैठता है। क्लियर? जितने भी आपके पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आए थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 30 कैंडिडेट्स आए, हमारी 5 वैकेंसीज थी। 5 वैकेंसीज के लिए हमने 30 बंदे आए हमारे पास। ठीक है, अब उन 30 बंदों के अंदर से सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग। सो नंबर 1 इज आइडेंटिफाई करना, सेकेंड इज चूज करना। सो आई सी इसके लिए हमने एक एक्रोनिम तैयार कर लिया। आइडेंटिफाई एंड चूज करना, क्या बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। जितने भी लोग आए हैं हमारी जॉब करने के लिए, हमने उसमें से बेस्ट पर्सन जो उस जॉब को फिट बैठता है हमने उसके लिए से चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आर्मी के अंदर कितने कैंडिडेट्स जाते हैं, हर पर्सन आर्मी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो जब आप पूरी रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाते हो जहाँ पे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, मेडिकल फिटनेस का रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो कैंडिडेट उस टेस्ट में पास होता है उसको क्या किया जाता है, चूज कर लिया जाता है, राइट। सो आगे इसकी आई प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। अब इसकी केस स्टडी कैसे आ जाती है बच्चे, ध्यान रखो। उन्होंने केस स्टडी के अंदर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी 4 प्रोसेस स्टेप्स हुए पड़े हैं। पहली टाइप की केस स्टडी बता रही हूँ, ठीक है, कि 4 स्टेप्स हुए पड़े हैं। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स बताइए कि कौन से स्टेप्स कैरी आउट किए जाएंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। पहला क्वेश्चन ये बन गया। सेकेंड, हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट बताए जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने क्या किया कि सारे टेस्ट किए ये वाले। अब आप लोग बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप ऑफ टेस्ट कैरी आउट किए हैं। सो दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय एग्जामिनर इन द फाइनल्स। ठीक है, तो अभी हमने कहा सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कौन सा राउंड आया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी का मतलब ही क्या है, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, स्क्रीन आउट कर दो। आपने क्या कहा, आपको चाहिए फॉर एग्जांपल एक टीचर की जॉब के लिए जो कॉमर्स के लिए चाहिए, आप क्या कहते हो, एक एमकॉम बीएड टीचर होना चाहिए। अब आपने वहां पे क्या कर दिया, जिस कैंडिडेट के पास बीएड या एमकॉम की क्वालिफिकेशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, आप उसको पहले राउंड में ही आप क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। ठीक है, सो वहां पे क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट जो आपके पास रिज्यूमेज आए हैं या फॉर्म्स आए हैं, आपको जो लगता है कि कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल और नॉट फिट टू मूव फॉर नेक्स्ट पोजीशंस, नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, आप उनको क्या करते हो, पहले ही एलिमिनेट कर देते हो। सो दे आर एलिमिनेटेड एंड अदर सुटेबल एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। और बाकियों को क्या करते हो, आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए आप आगे बुला लेते हो। सपोज करो अभी तक आपके पास 30 बंदे आए थे, 30 के अंदर से 25 रह गए जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ के लिए 25। ठीक है, तो आपने 5 बंदों को यहीं पे एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप आया, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या है, नाम से ही है कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं पर्सन के, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इनको बोला जाता है और सिलेक्शन टेस्ट बोला जाता है। जो 25 कैंडिडेट्स रह गए उनको आगे आप क्या करते हो, टेस्ट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करते हो, जहाँ पे आप कहते हो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज वगैरह को आप देखते हो, जिससे आपको क्या पता चलेगा उसका एप्टीट्यूड लेवल कितना है, उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज क्या है,
उसका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बाकी किस तरह के हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका पहले स्टेप में नहीं मेजर हो सकता, वो आप कुछ क्वालिटीज उसकी किससे चेक करते हो, उनका टेस्ट लेकर। क्लियर? अब फर्स्ट टेस्ट इसके अंदर से आया, दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जौन सी भी बुक में से कर रहे हो, संदीप गर्ग में से कर रहे हो या एनसीईआरटी किसी भी बुक में से आप अगर पढ़ रहे हो, आप साथ में जो चीजें मैं अंडरलाइन करवाती हूँ या मार्क करवाती हूँ, केस स्टडी लिखवाती हूँ या इंपॉर्टेंट लिखाती हूँ, मेक श्योर आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हो बच्चे, उस टाइम पे बुक पेन लेकर बैठिए एंड साथ में मार्क कीजिए जहां पे आपको लगता है कि ये पॉइंट दोबारा समझने वाला है, बैक करके उसको दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए, सो दैट हमारे को कुछ टॉपिक जौन से है एक बारी में ही पक्के हो जाए, हमारे को पूरा साल वीडियोस को रिपीटेड ना देखना पड़े। आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखते हो, चाहे इकोनॉमिक्स की मेरी वीडियोस देख रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट की देख रहे हो, मेक श्योर यू टेक योर कॉपीज पेन अलोंग विद यू। ठीक है? सेकंड आया सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर हमने कहा फर्स्ट टेस्ट कौन सा है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, कहते हैं आप पर्सन का आईक्यू लेवल जिसे हम बोलते हैं, आईक्यू तो आपने वर्ड सुना है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। दैट मीन्स उसका दिमाग कितना तेज है, किस चीज के लिए तेज है, लर्निंग एबिलिटी, कितनी जल्दी वो चीजें लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है, डिसीजन मेकिंग कितना उसका क्विक है, जजमेंट एबिलिटी उसकी कितनी तेज है। तो ये सारे टेस्ट हम जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईक्यू लेवल का टेस्ट एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है कि एक पर्सन न्यू स्किल्स कितना जल्दी सीख सकता है। मैंने आज कोई चीज उसको समझाई, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सिखा रही हूँ, काम करने से पहले किसी चीज की ट्रेनिंग दी, तो वो कितनी जल्दी उसको फ्यूचर में भी परफॉर्म कर पाएगा, दैट मीन्स उसकी एबिलिटी कितनी है टू ग्रैब दोज थिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद इस पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्या कहता है कि बंदे की आप क्या चेक करते हो, वैल्यूज, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, एटीट्यूड किस तरह का है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है। वैल्यूज मीन्स आपने उसको कोई काम बोला, ठीक है, चोरी चकारी का या गलत काम आपने मैनिपुलेशंस करने के लिए बोला, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन, आप ये चेक करते हो कि बंदा उस चीज का, उसका वैल्यू सिस्टम क्या कैरी करता है, एथिकल कितना है वो अपनी जॉब को लेकर। उसने अगर पुरानी अपनी जॉब छोड़ी है, वो क्यों छोड़ी है, ऐसे ऐसी कौन सी बात होगी थी जिसके पीछे उसको छोड़ना पड़ा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या सोच धार है उसकी। क्लियर? उसका इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टीम आराम से अच्छे से काम नहीं करती, वो कितना उस चीज को बैलेंस मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कहा, पर्सनालिटी टेस्ट बोला गया, राइट? नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है, हम उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स देखते हैं। आप मेरी जॉब करने के लिए आए मेरे पास, मेरे को कंप्यूटर लिटरेट पर्सन की जरूरत थी, ठीक है, अब आप मेरे पास जॉब करने आए, मैंने आपको बोला हाँ जी भी आपको बेसिक वर्ड एक्सेल आता है, आपने कहा जी मैम आता है, आता है, चलो भी करके दिखाओ फिर। उस टाइम पता चला आता ही नहीं है, आपको कुछ बेसिक कमांड्स ही नहीं पता कौन सी है, तो आपने उसके लिए कौन सा टेस्ट लेकर देखा, ट्रेड टेस्ट, कि आता कितना, जो बंदा बोल रहा है मुझे ये काम करना आता है, क्या उसको, जैसे भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली या जो से भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली, जिस टाइम वो फील्ड में जॉब करने के लिए जाते हैं, असली में उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स ही एट पार नहीं होते। तो जब आपके स्किल्स एट पार नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन क्यों ही रखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एग्जिस्टिंग स्किल्स आप इंडिविजुअल के कितने हैं, कितना वो प्रोफिशिएंट है, उसकी नॉलेज कितनी ज्यादा है इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग, उसको पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल कोई आता है, जैसे यहाँ लिखा है टाइपिंग का टेस्ट, पर मिनट कितने वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो। क्लियर? तो वहां पे कंपटीशन करवा के देखा जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स आए, कि जौन सा सबसे तेज पर मिनट वर्ड लिखता है। क्लियर? उसके बाद आया इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या कहता है कि आपने बंदे का इंटरेस्ट देखना है, किन किन फील्ड्स में इंटरेस्ट है, हॉबीज किसके अंदर अंदर है आपकी। क्लियर? अब मैं बताती हूँ, जिस टाइम आई स्टार्टेड विद माय करियर, करियर तो नहीं मैं कहूँगी, मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, हम लोग जॉब्स ढूंढने के लिए जाते थे, ग्रेजुएशन हुई, उस टाइम आई वेंट टू सम प्लेवे स्कूल के लिए कि नहीं भी टीचिंग करेंगे, अभी पढ़ाई पढ़ाई बस, इससे ज्यादा ग्रेजुएशन से ज्यादा तो मैंने कुछ करना नहीं है, अभी मुझे नौकरी चाहिए। आई वेंट टू प्लेवे। प्लेवे में उन्होंने मुझसे क्या पूछा, आपके स्किल्स क्या हैं, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, मैंने कहा हाँ सिंगिंग तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत तो है ना, गा लेती हूँ। उसके बोला आप डांसिंग अच्छी लगती है, मैंने कहा नहीं नहीं भाई डांस तो मैं नहीं कर सकती। उन्होंने बोला आप आर्ट कर सकते हैं, आर्टिंग पेंटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, आर्टिस्ट्री काम जो सा है, मैंने कहा नहीं कर सकती। मैं उसके बाद समझ नहीं पाई कि मुझे आज तक उनकी कॉल बैक क्यों नहीं आई। ठीक है? और कॉल बैक क्यों नहीं आई, बिकॉज आप प्लेवे वाले स्कूल के अंदर, जो आपका एकदम, जहाँ पे बच्चे अभी स्कूल में आते हैं, नर्सरी वाले या उससे पहले वाले बच्चे हैं, टॉडलर्स जो से होते हैं, अब वहाँ पे बच्चों के साथ डांस ही तो करना है, पोइम्स के साथ पोइम्स गानी है, डांस करना है, ड्राइंग करनी है, उनके लिए चार्ट पेपर्स बनाने हैं, कार्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है, तो उसके अंदर तो मुझे आता ही नहीं था कुछ भी। ठीक है?
तो मैं बहुत लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में समझ पाई कि वाकई दैट वाज क्या है, इंटरेस्ट का टेस्ट है, कि आपका इंटरेस्ट किस उस चीज। उस टाइम मुझे लगता था जब मैंने बीकॉम की थी कि यार ये क्या, ये नाप शनाप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फेवरेट सिंगर कौन सा, उसके साथ का गा के दिखाओ अगर आपकी आवाज अच्छी है तो, ठीक है ना। तो मतलब उस टाइम लगता था ये क्या चीजें हैं, बट दैट इज कौन सा है, इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका किसी चीज में कितना इंटरेस्ट है। क्लियर। अब इसके ऊपर बच्चे एक क्वेश्चन आ जाता है, यूजली कौन कौन से टेस्ट में आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या देखता है, न्यू स्किल्स आप कितने आपके पास एक्वायर कर सकते हो, लेकिन ट्रेड टेस्ट क्या देखता है, आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स कितने हैं। क्लियर हो गया, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूजली ये दो क्वेश्चंस आ जाते हैं और केयरफुली आपको करना है, इजी हो जाएगा। एप्टीट्यूड स्टैंड फॉर लर्निंग, ठीक है, एंड टी स्टैंड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेड टेस्ट स्टैंड फॉर एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इंटरव्यू टेस्ट। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अभी तक हमने बच्चे दो पॉइंट्स कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट आया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, अभी थर्ड आया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अभी यहाँ पे हमने कहा था कि 25 लोग आ गए थे, वहां पे सिलेक्ट हो गए थे। अब 25 के अंदर से 5 लोग रिजेक्टेड, कम्स आउट टू 20 पीपल। अब 20 लोग जो हमसे आगे गए, वो आगे किसके लिए गए, इंटरव्यू राउंड के लिए। अब इंटरव्यू क्या है, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन है, वर्बल, फेस टू फेस, आप टीम से मिलते हो, एक्सपर्ट से मिलते हो, आप बैठते हो उस टीम के साथ, आप एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन करते हो उनके साथ, और ये देखा जाता है कि एप्लीकेंट की कितनी और सूटेबिलिटी है, इवेल्युएट किया जाता है कि आप कितना सूटेबल हो जॉब के लिए। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप, कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सैलरी के बारे बताए, या वर्किंग कंडीशंस के बारे आपको पता चले, आपकी पोस्टिंग के बारे पता चले। तो कुछ कुछ आइडिया वो आपसे क्वेश्चनिंग के अंदर पूछते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं, पुरानी प्रीवियस एम्प्लॉयर कहाँ लगा, उन सब के बारे बातें की जाती हैं, एंड दैट इज इन डेप्थ कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन की जाती है। और आजकल तो कंपनीज ने क्या स्टार्ट कर दिया है, जूम पे मीटिंग स्टार्ट कर दी। आपने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जूम के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे इंटरव्यूज आप अब्रॉड भी दे रहे हो या किसी और कंपनी में दे रहे हो आउट स्टेशन, तो वो आपकी क्या ले रहे हैं, इंटरव्यूज आपकी ले रहे हैं, और वो जूम या किसी और गूगल मीट के थ्रू ले रहे हैं। डन। नेक्स्ट इज रेफरेंस। अभी हमने कहा यहाँ तक हमारे 20 बंदे हो गए थे, सपोज करो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 10 बंदे रह गए, 5-10 बंदे और एलिमिनेट हो गए। अब जो 10 बंदे रह गए, आप उन 10 बंदों का क्या करोगे, आपने उनको कहा भाई अपना रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कराओ। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या होता है, आपने जब फर्स्ट राउंड के अंदर फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में लिखा गया था कि आप कोई भी 3 रेफरेंसेस के नाम दो, जो कि आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, बट नॉट इन योर ब्लड ग्रुप, या आपका कोई भी, आपने पुरानी जगह पे जहाँ पे आप काम करा रहा है, आपके वहां पे कलीग्स हो सकते हैं, बट आपके ब्लड ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या है, रेफरेंस चेक किया जाता है। यूजली पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वहां पर घर पे पुलिस इंस्पेक्शन के लिए आती है, चेक करने के लिए कि हाँ बंदे ने सही अपनी डिटेल्स बताई है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम है। मेरे स्टूडेंट्स अभी भी, मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पहले पढ़ाती थी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स अभी भी मुझे कई बार कहते थे कि मैम हमने आपका नाम भरा है किस लिए, एज रेफरेंस, कि अगर आपको कोई कॉल आती है हमारे एम्प्लॉयर से, तो आप प्लीज हमारे बारे में अच्छा बोल देना, है ना। सो वहाँ पे वो सब चीजें क्या है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर आपको रेफरेंसेस का देना होता है, सो दैट वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवा सके। जो इसके अंदर इंटरव्यू में क्लियर हो गया, उनको इन सब चीजों पे, रेफरेंसेस जो दी होती है उसके बेस पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसमें से आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकते हैं, नॉन पर्सन, टीचर्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे आए जिन्होंने कुछ ज्यादा खास बेटर परफॉर्म नहीं किया, तो कितने रह गए, 8, जिनकी हमारे को पता चला कि उनकी वेरिफिकेशन सही नहीं है, तो वो कितने कैंडिडेट्स थे, 8। 2 रह गए, 2 कट गए और 8 रह गए। ठीक है। अब नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। अभी आपको क्या करना है, सिलेक्शन का डिसीजन लेना है। अब सिलेक्शन डिसीजन कहते हैं जिन्होंने सारे हर्डल्स क्रॉस किए, दैट मींस वो 8 बंदे थे, 20 में से रह गए, उन 8 बंदे हर्डल्स जिन्होंने भी सारी डिफिकल्टीज या कम्प्लेक्सिटीज ऊपर वाले हर्डल्स क्रॉस किए, उन लोगों का किया जाता है, फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन में उनका नाम डाला जाता है। व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ कंसर्न्ड मैनेजर से पूछा जाता है कि भाई फाइनल डिसीजन लेने से पहले तुम बता दो कि तुम्हारे लिए ये पर्सन ये फिट बैठेगा जॉब के लिए कि नहीं बैठेगा। क्लियर। उसके बाद अब इन 8 पर्सन के अंदर से सपोज करो अभी तक 8 ही हैं हमारे पास, ठीक है। अब उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी शुगर लेवल, आपका थायराइड लेवल, आपका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, आईसेट चेक की जाती है। जैसे आप, अगर आपको मैं बताऊं,
कई मेट्रो स्टेशन या रेलवेज वगैरह की जॉब आप देखिए, वहाँ पे ज़रूर देखा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्लियर। सो वहाँ पे शुगर, कई जॉब्स के अंदर शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाती है, आपकी हाइट मॉनिटर की जाती है, आपका वेट मॉनिटर किया जाता है। अगर आप एयर होस्टेस वगैरह की जॉब, पायलट्स की जॉब के लिए जाओ, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वेट वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, एक पर्टिकुलर हाइट वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस जॉब के लिए आर्मी है, पुलिस की जॉब के लिए जाओ, तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कई जॉब्स में होता है, जिसके बिना आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। सपोज करो अभी तक क्या हुआ, 3 कैंडिडेट्स और चले गए, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में जो पास नहीं हुए ड्यू टू सम रीजंस। अब क्या है, जॉन से बाकी रह गए, उनको क्या किया जाता है, जॉब ऑफर दिया जाता है कि भाई ये रहा तुम्हारा जॉब ऑफर। और वो 5 कैंडिडेट हमारे किस में पहुंच गए, जॉब ऑफर में। 5 ही चाहिए थे, हम 5 ले आए, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इज, जो जिन्होंने सब हर्डल्स क्रॉस की, उनको जॉब लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि उनकी एक्सेप्टेंस के लिए कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी ये जॉब अगर तुम भी करना चाहते हो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए येस है, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए येस है या नहीं है। तो वहां पे क्या है, उनको जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो उनको यहाँ पे क्या बताया जाता है कि आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगी, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको रख रहे हैं, क्या पे स्केल दिया जाएगा और अदर बेनिफिट्स आपको क्या दिए जाएंगे, उसके बारे में, आपने कितने बजे अपॉइंट ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है, इस सारे की डिटेल्स किसमें दी जाएगी, आपको जो जॉब ऑफर दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, अगर बंदा येस कर देता है तो उसके बाद सिग्नेचर्स वगैरह किए जाते हैं एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के, दोनों के। कैंडिडेट को अपनी सारी डिटेल्स, वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, अटेस्टेड अपने सिग्नेचर्स, रेफरेंसेस, वो सब चीज़ें डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके साथ उसको बताया जाता है कि तेरी जॉब टाइटल क्या है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कब से आपने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपकी, पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, कितने आपने काम करना है घंटे, लीव रूल्स क्या है, डिसिप्लिन रूल्स क्या है, इन सब के बारे में उनको बताया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्शन का जो टेस्ट है, जिसके अंदर से क्वेश्चन केस स्टडी बनता है यूजली काइंड्स ऑफ टेस्ट में से। फर्स्ट बन गया, और सेकंड क्या बनता है, 2 या 3 स्टेप्स कंपनी ने कर दिए हैं, बाकी स्टेप्स आप बताओगे कि कौन से स्टेप्स रहते हैं, वो सीक्वेंस है। और ध्यान रखो बच्चे, जब भी किसी चीज की प्रोसेस आए या स्टेप्स आए या प्रोसीजर आए, हम उसमें स्टेप्स उल्टे पुल्टे नहीं लिख सकते, क्लियर। क्या बोला, कभी कोई स्टेप्स आए, प्रोसेस आए या प्रोसीजर आए, उसमें आप कभी भी स्टेप्स उल्टे पुल्टे नहीं लिख सकते, आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, आप उस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फीचर्स आ जाए, मैरिट्स आ जाए, डी मैरिट्स आ जाए, वो बिंदास होके जैसे आपका दिल करे आप उल्टे पुल्टे लिख सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन बनता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अब बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, हमारी पिछली वाली फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ट्रेनिंग क्या है। कहते जब भी आप किसी एम्प्लॉयज के स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, किस लिए इम्प्रूव करते हो, फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए अगर आप किसी एम्प्लॉयज के स्किल्स इंप्रूव करते हो एक जॉब के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, क्लियर। अब देखो पढ़े, ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन में वर्ड पर्टिकुलर जॉब लिखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट enables them to perform present job better। अगर आपकी वो स्किल्स, जिस जॉब को आपने करना है, आपके अगर स्किल्स अच्छे हैं, आप वो जॉब को बेटर कर सकते हो, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे, आप कंटिन्यूटी में काम कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कि आप एक जॉब के अंदर आपने बताया, सो दैट वो पर्सन हायर पोजीशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए भी तैयार हो जाए, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कहते हैं, जब हमने कहा था ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या थी, एक जॉब के लिए आपको माहिर कर देना, आपको परफेक्ट कर देना, ठीक है, बट वो पर्टिकुलर जॉब। बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट बच्चे, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इट इज ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करना। व्हेन आई से यस, मेक श्योर यू आर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, मेक श्योर यू आर रेगुलर इन द ऑफिस, मेक श्योर यू आर ऑन द टाइम, ठीक है, राइट टाइम, पंक्चुअल हो। सो वहां पे क्या है, आपको हायर पोजीशन, आपने टीम से काम करवाना है, किस तरह काम करवाने, सो वहां पे क्या है बच्चे, वहां पे आप क्या कर रहे हो, उसकी पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम कर रहे हो। जब आप ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करते हो, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ग्रोथ एम्प्लॉय की हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। और इसका पर्सन पर्पस क्या होता है कि कल को आप उसको और रिस्पॉन्सिबल जॉब्स दे सको, चैलेंजिंग जॉब्स दे सको, कल को वो फ्यूचर में मैनेजर बनेगा, सीनियर बनेगा, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनेगा। तो एटलीस्ट उसको आपने ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को क्या कर दिया, ग्रूम कर दिया, क्लियर हो गया।
उसके बाद आया नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम सबसे पहले किसके पढ़ने लगे, ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या फायदा होने वाला है। क्लियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक आया दैट इज इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या फायदा होगा, उसको क्यों कराने की जरूरत है, इतना खर्चा कराती है, लाखों करोड़ों में पैसा लगाती है, कि उसको क्या फायदा होने वाला है, उसका रोल इंपॉर्टेंस आ जाए। तो हमने कहा सिस्टमैटिक लर्निंग। कहते सिस्टमैटिक क्या होता है, प्लान्ड। कहते अगर आप इंप्लॉइज को ट्रेन करते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो आपका क्या होगा, आपका एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, आपके वेस्टेज कम होगी रिसोर्सेज को, मनी एफर्ट, क्योंकि वो गलत काम नहीं होगा, उनको अगर ट्रेंड होंगे तो वो सही काम करेंगे, राइट। सेकंड आया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपकी ऑटोमेटिकली अगर आप काम आपको आता है, ट्रेंड हो, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, आपके एफर्ट्स भी है ना कम होंगे, और आपको प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आपकी ओवरऑल आउटपुट या प्रोडक्टिविटी जिसे हमने कहा दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर। आज अपने एम्प्लॉइज को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, डेवलपमेंट उनकी कर रहे हो, ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो, आपकी कल को आपकी आने वाली जो सी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स होंगे या मैनेजर्स होंगे, दे विल बी मोर रिफाइंड। ठीक है, उनको काम बेटर वे में करना होगा, आता होगा, कंफ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व करना आता होगा, बेटर वे से प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो वहां पे हमने क्या कहा, आपको इंप्लॉइज क्या करेंगे, चैलेंजिंग जॉब्स बेटर ले लेंगे, और वो फ्यूचर के अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल। एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली विल फील मोटिवेटेड। जब मुझे पता है कि मैं ट्रेंड हूँ, मैं वेस्टेज नहीं कर रही किसी रिसोर्सेज का, मेरे एफर्ट्स कम लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट में से मेरी ऑब्वियसली तनख्वाह बढ़ाएगी धीरे धीरे करके। तो वहां पे हमने क्या कहा, इंप्लॉइज छोड़कर भी नहीं, टर्नओवर क्या होता है, इंप्लॉइज जो लीव करते हैं, एट्रीशन रेट बोलते हैं इसे, कि इंप्लॉइज क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाते हैं, वो रेट कम होगा, एब्सेंट कम होंगे इंप्लॉइज, क्योंकि उनको मजा आ रहा है, भाई हमारे को काम आता है तो हम रेगुलर काम पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज बेटर रिस्पॉन्सिव टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इंप्लॉइज क्या होंगे, आपके इन्वायरमेंट में जो भी कोई चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी वाइज, आप उनको अगर ट्रेन कर रहे हो तो वो क्या कर सकते हैं, रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ही कहाँ आती है, जब इन्वायरमेंट में आप चेंजेस आ रही हैं, आप उनके जॉब के हिसाब से उनको ट्रेन नहीं करें, तो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है बंदे के कि भाई मुझे तो काम आता नहीं है, रोज आता हूँ, बॉस से लड़ाई हो जाती है, साथ वाले से ही लड़ाई हो जाती है, दूसरी कंपनी वाले उसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, मुझे पैसा नहीं मिल रहा। सो अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप जो चेंज है उसको बंदा अडेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को क्या इस चीज का फायदा है, एम्प्लॉइज को भी लगता है ना कि हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट इज करियर ग्रोथ। तो कहते हैं आप अगर स्किल्स एंड नॉलेज लेकर आ रहे हो, आपकी करियर एडवांसमेंट होगी। आपका एक ट्रेनिंग अगर आप अपने रिज्यूमे बना रहे हैं, आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो आपने इतनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली हुई हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज अर्निंग। ऑटोमेटिकली आप पैसा ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आप ट्रेंड हो ऑलरेडी, आपकी वेस्टेज नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी में आप हेल्प कर रहे हो। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, आप इजिली मटेरियल को या मशीनरी को, जो सी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है जिसे हमने बोला, आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकोगे। नेक्स्ट इज हाई मोरल। ऑटोमेटिकली हमने भी पढ़ा ही है कि इंप्लॉइज विल फील सेटिस्फाइड, एब्सेंटिज्म कम होगा, जॉब एट्रिशन जो सा वो छोड़कर जाते हैं, जॉब हॉपिंग जिसे हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जॉब छोड़कर चले जाना, या टर्न ओवर एम्प्लॉय की, वो कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट आया मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारी केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया होगा तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज दिस इज लास्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब कहते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट आया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड सेकंड इज ऑफ द जॉब। देखिए बच्चे, नाम से ही आ रहा है, ऑन द जॉब मीन्स आप काम कर रहे हो, उस जॉब पे बैठे बैठे ही आपको क्या हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग आपको लगवाई जा रही है। सो वहां पे क्या आ गया, ऑन द जॉब। जिस जॉब पे हो उसी जॉब के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी दी गई। सो दैट मीन्स क्या कहा, दैट कैन बी अप्लाइड टू वर्क प्लेस वाइल द एम्प्लॉइज इज एक्चुअली वर्किंग। जब आप एक्चुअली में काम कर रहे हो, उसी जॉब के ऊपर आपको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब कहते हैं अवे फ्रॉम द जॉब। आप अलग जगह पर जाते हो, अलग जगह पर जाके आपको ट्रेन किया जाता है, आप अपनी उस वर्क प्लेस पे नहीं बैठते, डिफरेंट प्लेस पे आपको लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको अपना जॉब परफॉर्म, आपको सीखना है काम। इट इन्वॉल्व लर्निंग बिफोर डूइंग। तो इसको क्या कहते हैं, पहले समझो, लर्न करो, काम करने से पहले आप समझो उस चीज को कैसे होना है। द ट्रेनी इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब। अभी ट्रेनी को उस टाइम पीरियड के लिए जॉब से दूर लेकर जाया जाता है। ठीक है, जॉब से जब दूर लेकर गया,
उस टाइम क्या हो गया, उसको हमने क्या कहा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और इसका पर्पस क्या रहता है कि आपको लगता है कि भाई इस मशीनरी पे डायरेक्टली बंदा बैठेगा तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो आपने क्या किया, उसको अवे फ्रॉम द जो ओरिजिनल इन्वायरमेंट है, वर्क प्लेस है, उससे आप थोड़ा सा दूर लेकर दूसरी जगह पे आपने कमरे बनाए हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हो। एंड अटेंशन इज फोकस्ड ऑन लर्निंग द मटेरियल रिलेटेड टू फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस, की आगे किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आप आगे जो जॉब करेंगे वो किस तरह से काम होगा। नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इसी के आगे ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में से आई मेथड्स, इसमें से क्वेश्चन बच्चे आ जाता है, ये इकट्ठा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब की सब पार्ट्स आगे आगे, ठीक है। तो मैं इसमें से बताऊंगी कौन सा ऑन द जॉब है, कौन सा ऑफ द जॉब है। अब कौन से मेथड्स है ट्रेनिंग के, नंबर वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग, या इसे क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने स्टाफिंग की प्रोसेस की थी, उसके अंदर से हम फोर्थ पॉइंट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करते, पिछली वीडियो में भी हमने डाला हुआ है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसमें हमने क्या किया, इंडक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन में लिखाया भी था वहां पे। अब ये क्या है, ऑफ द जॉब, आपने कमरे बनाए हुए हैं, हॉल्स बनाए हुए हैं, सेमिनार हॉल्स, जहां पे आप क्या करते हो, एम्प्लॉय जौन सा भी आपका न्यू आता है उसको सेटल करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए, फेमिलराइज करने के लिए, एक जो आइस ब्रेकिंग सेशन जिसे हम कहते हैं, कि उसका जौन सा एक मन में डर है, उन सब डर को निकालने के लिए आप क्या करते हो, इंडक्शन, ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग देते हो। अब ये कुछ घंटों की भी हो सकती है से लेकर कुछ फ्यू डेज तक की भी हो सकती है। यहाँ पे आप गुड अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हो कि वो सोशलाइज करें, क्योंकि सारे न्यू कैंडिडेट्स आए होते हैं, एम्प्लॉइज आए होते हैं, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ फिल्म्स दिखा सकते हो आप, शोज दिखा सकते हो, लेक्चर्स लगा सकते हो, टूर आप विजिट करा सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, यूनिवर्सिटीज का बताया था कि वो यूनिवर्सिटीज क्या करती है, टूर कराती हैं टीचर्स को, ठीक है। सो इट इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बेटर हो जाती है, जिसके साथ उनका टाइम और उनका कॉस्ट भी बच जाता है, ठीक है। उसके बाद आया वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वेस्टिब्यूल बच्चे समझो आप क्या है, वेस्टिब्यूल एक डमी को बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है डमी। जैसे आप लोग देखते हो, आप मोबाइल जब खरीदने जाते हो, मोबाइल की वो एक तार सी लगी होती है, वो एक राउंड सा टेबल होता है जहाँ पे मोबाइल डिस्प्ले किए होते हैं, असली मोबाइल होगा तो कहीं भी कोई मिसप्लेस हो सकता है, वो क्या किया होता है, उन्होंने डमी लगाई होती है विच इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल मोबाइल, तो उसको क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल के अंदर आप और भी देखिए, पायलट्स हैं, पायलट को आप एरोप्लेन पे ये तो नहीं कह सकते चल भाई बैठ जा और उड़ जा, नहीं कह सकते है ना, वहां पे उनके लिए एक डमी एरोप्लेन्स बनाए होते हैं, जिसके पीछे नीचे स्पाइरल्स की उन्होंने लगाई होती है, एंड वो अल्टीमेटली आपको पूरा एनवायरनमेंट दिखाते हैं, जहाँ पे क्या है, आपको किस तरह फ्लाई करना है, मौसम खराब हो रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। मौसम थोड़ा सा पानी के अंदर जब हमारी फ्लाइट कभी वो भी हो जाए कि में सिंक भी हो जाए, तो उस टाइम पे किस तरह आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं मौसम के अंदर, टर्बुलेंस आ रही है, टर्बुलेंस में आपने किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप डायरेक्टली उस सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे नहीं बिठाया जाता, आपको अवे फ्रॉम दैट आपको कहीं और डमी पे बिठाया जाता है। अब देखिए, मारुति वालों की, अगर किसी ने कार ड्राइविंग स्कूल भी लगाया होगा मारुति वालों की तरफ से, उनकी ऐसे ही है, उनकी जो सी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग आपको डायरेक्टली कार पे नहीं बिठा देंगे, आपको सड़कों पे सीधा नहीं ले आएंगे, वो आपको उन्होंने एक डमी सी बनाई है कार की, जहाँ पे स्टेयरिंग, एक्सीलेटर, वो सब चीजें, आगे वाला पार्ट सेम है, पीछे सिर्फ आपका एक स्टूल लगा है, ठीक है, जिसपे आप चेयर लगी है, जिसपे आप बैठते हो, और आपको ऐसी स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन के ऊपर कभी सड़क वेदर कंडीशंस खराब है, कभी फॉगी कंडीशंस हो गई, कभी रेनी कंडीशंस हो गई, कभी स्मूथ आ रही है, कभी बहुत ट्रैफिक में है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर स्टेयरिंग चलाना सिखाते हैं, एक्सीलेटर, वो आपका वो सब सिस्टम सेम है जो असली कार में है, लेकिन वो हफ्ता 10 5 7 दिन की ट्रेनिंग वहां पे होती है, उसके बाद वो सड़क पे लेकर आते हैं आपको ओरिजिनल कार पे। इसका पर्पस क्या है बच्चे, कई बार क्या होता है, आपकी जो सी डमी इक्विपमेंट, आपकी जो सी एक्सपेंसिव है वो मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, जिसको अगर एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आप उसको डायरेक्टली चला लेते हो, ठीक है। तो वो कौन सी ट्रेनिंग हो गई, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है, डुप्लीकेट मॉडल ऑफ वर्कशॉप बनाया जाता है, डमी मॉडल के ऊपर बंदे ने काम करना होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जिस तरह होती है एक्चुअल वर्क कंडीशंस को ही क्रिएट किया जाता है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, सो ये कौन सी हो गई, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आइए इसके केस स्टडी में बच्चे यही आ जाता है, एग्जांपल्स पूछी जाती है कि डमी कंडीशंस कहाँ क्रिएट की जाती है, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद जो सी फर्स्ट वाली हमने की थी, उसके बारे आ जाता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग, वेलकम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जाती है, तो हमने कहा इंडक्शन ट्रेनिंग, तो इसमें से केस स्टडी इस तरह से आ जाती है। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है? इसके लिए हम सिंपल एक वर्ड बोला जाता है बच्चे, अर्न व्हाइल यू लर्न। शायद लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है अर्न व्हाइल यू लर्न। अभी आपने कभी हॉस्पिटल्स में देखो, आप हॉस्पिटल में हम अगर जाते विजिट करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो चेकअप कर रहा है जो सा पेशेंट है, उसके पीछे 2-3 स्टाफ मेंबर्स चल रहे हैं, बीपी शुगर मॉनिटर करने के लिए बार बार आ रहे हैं, सर हाँ जी जी सर ऐसे करना है ऐसे करना है ना, तो वो सुन रहे हैं साथ में। वो क्या हो रहा है, अर्न कर रहे हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है ट्रेनिंग का दौरान, लास्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस वगैरह हम लोग यूजली देखते हैं। अर्न जो वो अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड, STIPEND। ठीक है, उनको, और उन बंदों को क्या बोलते हैं जो चीजें सीख रहे हैं, उनको बोलते हैं अप्रेंटिसेस। ठीक है, जो बच्चे होते हैं जो साथ में काम स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसेस। अब उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग वर्क अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ मास्टर। तो एक्चुअली में जो डॉक्टर होता है वो मास्टर है उनका, वर्कर हु गाइड्स एंड हेल्प इन लर्निंग द जॉब। तो उनको वो सिखा रहा होता है काम किस तरह, वो सुन रहे हैं सारा। ट्रेनी स्पेंड अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ घंटे उनके वर्किंग के हैं कि आपने इतना घंटा काम करना है एक्सपीरियंस गाइड के साथ, और उनको नॉमिनल रेमुनरेशन पे की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड। क्लियर हो गया? अब केस स्टडी यही आ जाता है, कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पे एम्प्लॉइज किसी के अंडर काम कर रहा है, सुपरवाइजर या मास्टर के अंडर, और उससे कुछ पैसा मिलता है, कुछ देर आपने काम करनी होती है। सो इसको उसके बाद क्या होता है, यूजली हॉस्पिटल्स भी क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने साथ ही, परमानेंट जॉब के ऊपर भी लगा लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का बच्चे मतलब क्या है, आपने देखो स्कूल्स तो नहीं मैं बोलूंगी, बट कॉलेजेस के अंदर लास्ट ईयर वाले बीटेक के बच्चे होते हैं, या हमने कहा जो उनसे एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, या एमकॉम वाले बच्चे हैं, या बीकॉम वाले, बीकॉम बीबीए वाले बच्चे हैं। अब वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या लगती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो वो क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं लास्ट सेमेस्टर, जो सा उनका 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर लास्ट होता है, 8 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर में जाके आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, वहां पे काम करो। इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो बहुत अच्छी कंपनीज में जाते हैं बच्चे, उनको उनको पैसा भी मिल जाता है, उसके लिए इंटर्नशिप का पैसा मिलता है। कई कंपनीज नहीं देती एज सच, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि भाई मुझे पैसा दो इस काम करने का, वो आपकी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है जो आपको लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अंदर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भेजा जाता है, और उनको रेगुलर स्टडीज पीरियड के अंदर काम करते हैं, वर्क करते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो क्या करें, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग के जो से मेथड्स हैं। चैप्टर का मेजर पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कभी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, बट येस हमने एक बारी आप इसको जरूर देखिए, सो दैट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, हम नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूँगी कि उसको आप पूरा क्रैम करके जाइए जिस तरह पिछले वाले टॉपिक्स को था कि पूरा अच्छे से लर्निंग होनी चाहिए, इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आपको आए भी तो आप कर सको। ठीक है, सो फर्स्ट हमने कहा क्या है, मैनेजमेंट मस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। तो कहते हैं कि मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट का हमने कहा था पॉस्डैक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कहते हैं जिस टाइम भी आप मैनेजमेंट ये प्रोसेस कर रही है, आप उस प्रोसेस में ये जरूर ध्यान रखो कि स्टाफिंग वाला फंक्शन बहुत अच्छे से आपका हो, क्योंकि अगर आपका स्टाफ ही ठीक नहीं है, ठीक है ना, अगर आपका मैन पावर ही जिससे आपने काम कराना है वही आपका बेटर काम नहीं कर रहा, तो आपका वो सारा मटेरियल, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, वो सब चीज़ वेस्ट हो जाएगी। आपका पैसा जितना बना भी हुआ है वो पैसा भी आपका बिजनेस का डूब जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर राइट एम्प्लॉय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो राइट नंबर पे भी हो, ना ओवर स्टाफिंग हो, हमने यहाँ पहले किया ही था, ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, और अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना सा ही लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट आया, स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजीशंस हैव बीन डिसाइडेड, पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दीज पोजीशन। तो कहते हैं स्टाफिंग किसके साथ रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग के साथ है लिंक। कैसे लिंक है, कहते हैं जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हो, पॉस्डैक आपने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आप कहते हैं जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना देते हो, उस स्ट्रक्चर में बैठेगा कौन, उस पोजीशंस पे होगा कौन, इंसान होंगे, ये स्टाफ ही होगा। आपको उनको ट्रेनिंग देनी होगी, मोटिवेट करना होगा कि वो अच्छे से काम करें, और एक, इसलिए स्टाफिंग का गया एक जेनरिक, जो बेसिक, जेनरिक इज बेसिक है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आपको वो जेनरिक फंक्शन है। क्लियर?
नेक्स्ट इज स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कहते हैं स्टाफिंग क्या होता है कि ऑल मैनेजर्स हर लेवल के ऊपर स्टाफिंग की जाती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जो भी काम करें उनका काम है। लेकिन जैसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है, जहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो एचआर डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं। तो अगर स्मॉल, इसमें हमने क्या लिखना है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मैनेजर्स जो अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं, स्टाफिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट बन जाता है। तो इतना ही लिखना है इसमें। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें से कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। सो कहते हैं एवोल्यूशन मीन्स इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया कैसे। तो हमने कहा जब पहले स्टार्टिंग में क्या था, ह्यूमन रिलेशन ऑफिसर्स होते थे, तो वो क्या काम करते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई है ना, तो उस टाइम क्या था, ट्रेड यूनियंस आए, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे लेबर के, उन्होंने क्या करना, उन्होंने नीड ऑफ पर्सन, उनको एक पर्सन चाहिए होता था जो कि उनकी नीड्स का ध्यान रखे। तो उस टाइम वो क्या होता था, मीडिएटर की तरह जो ट्रेड यूनियन होते थे वो काम करते थे। ठीक है, जो कि सारे जो वर्कर्स है उनकी तरफ ही देखते थे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी आती थी। तो जब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ स्टाफिंग का, वो लेबर से स्टार्ट हुआ कि लेबर हमेशा ट्रेड यूनियन को मानती थी कि भाई ये हमारा माई बाप है, इसने हमारा ध्यान रखना है। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सोनल मैनेजर बना। पर्सोनल मैनेजर जैसी फैक्ट्रीज आनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्रीज के अंदर सारे लोग अंडर सिंगल रूफ काम कर रहे थे, तो एक पर्सन की जरूरत होती थी जो कि रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, प्लेसमेंट करेगा एम्प्लॉइज की, उसकी जरूरत होती थी। तो इसलिए नाम क्या दिया गया, उसने पर्सोनल ऑफिसर या मैनेजर आया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या है, सारे जितने भी हमने स्टाफिंग की प्रोसेस की, वो सभी किसका काम है बच्चे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। कहाँ से स्टार्ट होके, मैन पावर रिक्वायरमेंट डिटर्मिन करने से परफॉर्मेंस अप्रेजल इवन मोटिवेशन तक भी किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। क्लियर, बस खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट इज स्टाफ, स्टाफिंग इज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। तो हमने कहा लाइन एक्टिविटी कहाँ पे है, बिकॉज बीइंग अ मैनेजमेंट फंक्शन, सारे मैनेजर्स जितने भी हैं, जो उनसे मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स हैं, सारे ही किसको करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन को पूरा करते हैं। नेक्स्ट, अभी स्टाफिंग हमने कहा जहाँ लाइन एक्टिविटी है वहाँ स्टाफ एक्टिविटी भी है, जहाँ पे उनका रोल मोर ऑफ एडवाइजरी है, एडवाइस देना है। ठीक है, ओवर स्टाफिंग नेक्स्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स है। ओवर स्टाफिंग क्या होता है, जब आपको पता है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम से पता है, जब आपके पास काम बंदे ज्यादा है, ठीक है, ओवर रखे हुए हैं आपने, बट इतने बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इसलिए आपको एस्टिमेट प्रॉपर करना चाहिए कि कितने पर्सन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन कौन से, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बच्चे ध्यान रखो, 2 पार्ट्स में वीडियो कन्वर्ट मतलब डिवाइड की हुई है, जहाँ पे फर्स्ट स्टाफिंग की जो सी प्रोसेस है इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट हमने किया था, रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने पढ़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आर देयर, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देयर आफ्टर सीयूईटी के लिए भी और +2 के लिए भी। उसके बाद आज हमने जो आंसर किया दैट इज सिलेक्शन की प्रोसेस, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो कुछ क्वेश्चन 3-4 टॉपिक्स में से हैं, छोटे बड़े करके कोई भी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आ सकता है, बट दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट होगा यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगी पूरा उसको रिप्लाई करने की, आपके सारे मैसेजेस रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू फॉर नाउ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कॉमर्स विद डॉक्टर इनप्रीत चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।